वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे मौजूदा इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के साथ क्या ऐसा गलत है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अरसे तक हुकूमतों ने अनएड्रेस्ड रखी हैं, जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है ये बार-बार हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे बात करूँगा, जो हमारी फ़िस्कल साइड है, जिसमें मौजूदा हमारा जो फ़िस्कल डेफ़िसिट है जुलाई से जून तक का 2022 का, वो तकरीबन कोई 5.2% ऑफ जीडीपी रिकॉर्ड किया गया है। और अगर बिलियंस में देखें तो 3,468 बिलियन का जो फ़िस्कल डेफ़िसिट है या रुपयों का जो डेफ़िसिट है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब हमारी फिजिकल साइड के साथ क्या ऐसा गलत रहा है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा डेफिसिट इमर्ज हुआ है? अल्टीमेटली अगर हम देखें तो एक फैमिली है जिसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो हिस्टोरिकली अगर उनकी इनकम से ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली उस फैमिली को बार-बार बारो करना पड़ेगा अपने उस एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, जो कि हम करते रहे हैं डिफरेंट सोर्सेस से। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि उस फैमिली ने अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर तवज्जो नहीं दी और अपने एक्सपेंडिचर्स को उसने बढ़ाता गया है, बढ़ाते गई है वो फैमिली। जब एक्सपेंडिचर आप बढ़ाते जाते हैं और इनकम नहीं बढ़ती, तो अल्टीमेटली आप एक कर्ज़े के फंदे में फँस जाते हैं, जिसमें हम फँस चुके हुए हैं। और हमारा जो डेट है, वो 50 अ, खरब रुपयों का रिकॉर्ड किया गया है, 50 ट्रिलियन रुपीस, तकरीबन कोई $256 बिलियन के अराउंड ये बनता है। तो इशू ये है कि अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो ओवरऑल जो मुल्क है, हमारी इकॉनमी पाकिस्तान इकॉनमी, उसका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 11 से 12% है। साउथ एशिया में सबसे लोएस्ट है। और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें ये 18 से 20% है, तो वहाँ पे ये मसला नहीं है। जब हमारे मुल्क में रेवेन्यू कलेक्शन की जाती है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू की जाती है और टैक्स बेस को जो इनलार्ज है, वो नहीं किया जाता। टैक्स बेस को इनलार्ज करने का मकसद क्या है कि जो एक्सक्लूडेड सेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, जिनसे टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, उनको टैक्स ब्रैकेट में नहीं लाया जा रहा। जब उनको टैक्स ब्रैकेट में नहीं लाया जा रहा और एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू वहीं पर है, तो डेफिनेटली डेफिसिट हमारा बढ़ेगा। अब उनको टैक्स ब्रैकेट में मतलब लाने के चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनको टैक्स ब्रैकेट में किसी हुकूमत ने लाने की कोशिश उस तरह से नहीं की, जिस तरह से करनी चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेटिक और जो प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज़ हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करने में या टैक्स कोड को समझने में, उसकी वजह से भी काफ़ी बिज़नेसेस, काफ़ी लोग टैक्स पे नहीं करते और जब टैक्स पे नहीं करते तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल क्रिएट होता है और उसकी वजह से ये डेफिसिट इमर्ज होता है। दूसरी बात ये है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है अनरजिस्टर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और मोस्टली अनरेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो सेक्टर है जिसमें डिफरेंट तरह के बिजनेसेस आते हैं, वो ओवर द ईयर्स बढ़ता गया है। मतलब इतनी तेज़ी से वो बढ़ता गया है कि हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने के लिए। तो एक चैलेंज ये है कि जब तक हम इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल करने के इंसेंटिव्स नहीं देंगे, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, तब तक हम ये जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है ये एक्सपीरियंस करते रहेंगे और तब तक हम एक अंडर स्पेंडिंग करते रहेंगे उन चीज़ों पे जो कि ज़रूरी हैं, जिसमें तालीम आती है, सेहत आती है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें कनेक्टिविटी, रोड्स की, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आता है, मतलब इंक्लूड होता है और बाकी सारी जो ज़रूरतें होती हैं एक कौम की, वो अपने इस लिमिटेड रेवेन्यू से हम पूरी नहीं करते, मतलब नहीं कर सकेंगे। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल नहीं करना, मतलब नहीं करना शुरू करेंगे, उसके ऊपर सोचना, बात करना नहीं शुरू करेंगे, तो अल्टीमेटली ये बार-बार क्राइसिस जो है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा और अनमैनेजेबल लिमिट तक बढ़ जाएगा और डेट भी उसको
मतलब फिस्कल डेफिसिट जैसे जैसे तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से आपका पब्लिक डेट भी बढ़ेगा, तो वो एक ट्रैप में हमें फंसा देगा। दूसरा जो इशू है कि ये जो जनरल सब्सिडीज गवर्नमेंट देती हैं एज अ टूल टू गेन पॉलिटिकल, मतलब मेंटेन पॉलिटिकल वोट बैंक, वो भी एक इशू है अपने आप में। मतलब आप ऑलरेडी एक रिसोर्स रेवेन्यू मतलब कंस्ट्रेंड इकोनॉमी है। दूसरा आप सब्सिडीज की मद में इलीट लोगों को भी पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। और जनरल सब्सिडीज का नुकसान ये होता है कि अमीर जो है ज़्यादा मतलब अमीर भी सब्सिडी इंजॉय कर रहा है और गरीब भी, गरीब जो डिजर्विंग है उसको भी सब्सिडी मिल रही है। लेकिन अमीर जो है वो ज़्यादा, क्योंकि लेट्स से फ्यूल पे सब्सिडी है तो ट्रांसपोर्टेशन अमीर जो है ज़्यादा यूज़ करता है, तो अमीर वो सब्सिडी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होगा। और पुअर जो ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ करता है लेकिन उसकी बास्केट में फूड का वेट ज़्यादा है, तो वो भी वही सब्सिडी एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन उसका अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो उतना उसको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो टारगेटेड सब्सिडी से जो नेशनल एक्सचेकर के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होते हैं, रेवेन्यू वेस्ट हो रहा होता है, वो सेव हो जाता है। तीसरा ये जो टैक्स थेफ्ट है, टैक्स इवेजन है, कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल उनके मतलब इन्फ्लुएंशियल लोगों के जो बिजनेसेस हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो टैक्स का पैसा चोरी करते हैं या टैक्स नहीं देते, वो तकरीबन कोई मतलब 2.5 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड किया गया है यूएनडीपी की रिसेंट रिपोर्ट में। तो अगर ये पैसा भी अगर इवेड होने का प्रोसेस गवर्नमेंट ने कभी डेवलप किया होता, या अभी भी इस इन चीज़ों को हम फोकस करना शुरू करें, तो ये जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है वो उसको हम मीट कर सकते हैं। तकरीबन रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम ये टैक्स इवेजन को कम कर दें तो 40% हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जिसको हम बाकी ज़रूरियात पे स्पेंड कर सकते हैं। हम अपनी एक लेबर पे स्पेंड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे स्पेंड कर सकते हैं और बेशुमार चीज़ों पे स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक कंसर्न है जिसको काफ़ी अरसे से अनएड्रेस रखा गया है, जिसकी वजह से हम ये फिस्कल डेफिसिट का इशू फेस कर रहे होते हैं रिपीटेडली। दूसरा जो डॉलर डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट्स तेज़ी से बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में। अभी भी जुलाई से जून के जो इंपोर्ट्स हैं वो $72 बिलियन हैं अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ $32.5 बिलियन, जिसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो $39.6 बिलियन का रिकॉर्ड किया गया है। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 4.6% ऑफ जीडीपी रिकॉर्ड किया गया है। इन डॉलर टर्म्स 17.4 बिलियन का रिकॉर्ड किया गया है जुलाई से जून 2022 तक। तो ये जो एक्सटर्नल सेक्टर के साथ इशू है वो ये है कि हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन पे टैरिफ बहुत कम रखा हुआ है। जब आप ट्रेड पॉलिसी में टैरिफ जो है, जो इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाया जाता है, वो कम रखते हैं और वो चीज़ें आप मतलब डेलिबरेटली कम रखा गया है ताकि आप उन चीज़ों को सस्ता बाहर की मार्केट से बाय कर सकें, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनडायरेक्टली इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज किया हुआ है। हिस्टोरिकली अगर आप डेटा देखेंगे 47, 50 और ऑनवर्ड्स, तो आपको नज़र आएगा कि कुछ चंद सालों में ही सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से मतलब तेज़ी से बढ़े हैं। एक्सक्लूडिंग दोज, हमारी जो इकोनॉमी का पैटर्न ये रहा है कि हमने जो ग्रोथ अचीव की है वो ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ा के ज़्यादा ग्रोथ अचीव की है। अब ऐसी मईशत में जहाँ टैरिफ जो है कम रखा जाए, वहाँ डोमेस्टिक बिजनेसेस कहाँ से इमर्ज होंगे? वहाँ मेक इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाने वाले बिजनेसेस को क्या इंसेंटिव है कि जब फॉरेन प्रोड्यूस आइटम जो है सस्ते रेट पे कंज्यूमर को मिल रही है, तो वो फॉरेन प्रोड्यूस आइटम ही बाय करेगा और डोमेस्टिक बिजनेस के पास इंसेंटिव ही नहीं होगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है इस वजह से भी तबाह हुई है कि हमारी ट्रेड पॉलिसी के साथ सीरियस इशू है। अ, उसके साथ साथ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसको उसको हम सस्टेन ही नहीं कर पाए, उस पे हमारा ध्यान ही नहीं रहा। और हम हमारे इंपोर्ट बिल में अब फूड आइटम भी शामिल होना शुरू हो गई हैं काफ़ी अरसे से। तो ये जो बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, अगर फूड में भी आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में जो करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट का मसला है ये परमानेंट फीचर बनता जा रहा है। और जब ये परमानेंट फीचर बनता जा रहा है तो अल्टीमेटली आप बार बार जब भी इंपोर्ट
के थ्रू जो ग्रोथ है 5-6% अचीव करेंगे, आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा डॉलर का शॉर्टफॉल क्रिएट हो जाएगा, आपकी जो सेंट्रल बैंक है उसके रिजर्व तेजी से कम हो जाएंगे, आपको फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप बार बार आईएमएफ के पास जाते रहे हैं और उसकी वजह से आपका जो कर्जा है वो 50 ट्रिलियन रुपयों तक पब्लिक डेट पहुंच गया है। तो ये दोनों जो डेफिसिट्स हैं ये अल्टीमेटली डेट को पुल अप करते हैं और इनकी वजह से ही आपका जो एक्सचेंज रेट है, रुपया है, वो स्टेबल नहीं हो पाता। अब जो दूसरा मेन रीज़न है अनस्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट होने का, वो ये है कि हमारे हिस्टोरिकल जो एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो फिक्स रहे हैं। हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन और कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हमारी 60 से 70% की एक्सपोर्ट होती हैं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स की कुछ एक्सपोर्ट्स होती हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स होती हैं। और उसके अगेंस्ट जो इंपोर्ट्स होती हैं वो एनर्जी इंपोर्ट्स होती हैं जो कि अगेन कॉस्टली है, ऑटोमोबाइल्स होती हैं, मशीनरी होती है, केमिकल्स होते हैं, फूड इंपोर्ट्स होती हैं। तो इतना बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट इमर्ज होता है वो इसी वजह से इमर्ज होता है क्योंकि हम हमारे टर्म ऑफ ट्रेड जो हैं इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा होती है और वो मिसमैच होने की वजह से हमें जो है ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ती है। और ज़्यादा डॉलर अर्न करने का सोर्स हमने क्या रखा हुआ है कि हम रेमिटेंसेस से डॉलर कमाएंगे। हमारे जो फॉरेन नेशनल हमारे जो पाकिस्तानी रेजिडेंट फॉरेन में काम करते हैं उनके पैसों से हम अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस करेंगे। हालांकि हमारे पास ब्लू इकोनॉमी है, सी इकोनॉमी है जिसमें अनटैप पोटेंशियल है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। हमारे पास टूरिज्म है, अगर हम सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग करें, एनर्जी क्राइसिस को जो है कम करें तो हम जो है अपने टूरिज्म को के थ्रू रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। और अगर हम सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर करेंगे तो हमारे यहाँ एफडीआई भी आएगी, ज़्यादा मिकदार में आएगी। हमारे यहाँ अगर जब तक हम अपनी ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव नहीं करेंगे, जिसका मतलब है स्किल्ड लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं होगी, स्किल्ड और एजुकेटेड क्वालिटी जो हाई क्वालिटी स्किल जो रखने वाले लोग हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तब तक फॉरेन बिजनेसेस हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे जो है मेजर इश्यूज हैं जो अनएड्रेस रहे हैं जिसकी वजह से हम जो है एक डेट ट्रैप में भी फंसे हुए हैं और साथ साथ ये जो ट्विन डेफिसिट डॉलर डेफिसिट और रुपी डेफिसिट का बार बार हम मसला फेस करते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है। अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ कंक्लूड करूँगा कि हमारा जो एक्सचेंज रेट का जो रुपया जो हमारा तेज़ी से डेप्रिशिएट कर रहा है अगेंस्ट डॉलर एंड अदर करेंसीज, उतना अगर ये इतना ही सीरियस इशू है तो बांग्लादेश का और इंडिया का क्यों नहीं कर रहा? उनके एक्सपोर्ट सिर्फ अगर हम आईटी के एक्सपोर्ट देखें तो वो 150 बिलियन डॉलर के जो हैं आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के। तो इसका मतलब है उन्होंने अपने एजुकेशन को और हेल्थ को इतना बेहतर किया हुआ है जिसकी वजह से उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बेहतर है जिसकी वजह से उनके यहाँ आईटी में इतनी इन्वेस्टमेंट है, आईटी में इतना पोटेंशियल है कि वो 150 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स जो है वो कर रहे हैं। डॉलर जो रुपए मतलब डॉलर जो अप्रिशिएट हो रहा है, अब उसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये जो हमारी पॉलिसी है फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट की, ये उन मुल्कों में कामयाब जाती है जिनकी इकोनॉमीज़ में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हों इंपोर्ट से। वहाँ आप क्योंकि एक्सपोर्ट से आपकी अर्निंग तेज़ी से हो रही है कंपेयर टू इंपोर्ट्स, अगर नहीं भी हो रही तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का अगर बैलेंस है तब भी आपका ये जो डॉलर का खसारा है वो उतना तेज़ी से डेवलप नहीं होगा। जब डॉलर का खसारा डेवलप नहीं होगा तो फ्री फ्लोट में इतना आपकी जो लोकल करेंसी है उसके उसकी वैल्यू इतनी तेज़ी से नहीं गिरेगी अगेंस्ट दी डॉलर। तो फ्री फ्लोट is dangerous in an economy which is not having potential to expand its exports of goods, neither exports of goods nor exports of services, and neither the economy is able to achieve or attract the foreign investment। मतलब ज़्यादा लार्जर अमाउंट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो ये फ्री फ्लोट जो एक्सचेंज रेट है इट इज़ डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट हम सस्टेन नहीं कर सकते, हमें जो है मैनेज फ्लोट पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पे हम अपनी जो ये जो इतनी अनयूजुअली करेंसी क्रैश का माहौल क्रिएट हुआ है इसको हम रोक सकें। थैंक यू।